अध्याय 181। क्या तुम उससे सवाल करने के लायक भी हो? याओ कबीले की लड़की। मैंने सुना है कि वह हमेशा एक ठंडी अभिव्यक्ति रखती है, जैसे कि वह पहुंच से बाहर हो। गू कबीले की लड़कियों में से एक ने टिप्पणी की। हाँ, वह इतनी आकर्षक भी नहीं है, लेकिन वह एक बर्फ रानी की तरह व्यवहार करती है। एक और ने जोड़ा। और उसकी साधना प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं है, वो तुमसे बहुत पीछे है जुनेर, एक तीसरी लड़की ने कहा। ये गू कबीले की लड़कियां जानती थीं कि जुनेर क्या सोच रहा था और याओ कबीले की लड़की को बदनाम करने में जल्दी थी। क्या ऐसा है? जुनेर मुस्कुराए, उनके शब्दों में चापलूसी को पहचानने के बावजूद प्रसन्न थी। मुझे लगता है कि मैं जाकर देखूंगी, उसने उत्सुकता से कहा। प्राचीन कबीले शायद ही कभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, इसलिए याओ कबीले की अचानक यात्रा का कोई उद्देश्य होना चाहिए। भव्य हॉल में एल्डर याओ वानगुई गू कबीले के बुजुर्गों से बात कर रहे थे, जबकि उनकी नज़र मौजूद युवा योद्धाओं पर थी। मैंने सुना है कि ब्लैक सबमर्ज्ड किंग के पोते गूफी ने एक बार टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत किया था। वह इन युवा प्रतिभाओं में से कौन हो सकता है? गूफी यहाँ नहीं है, वह 1 साल से अधिक समय से एकांत में है, एल्डर गू नानहाई ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह, याओ वानगुई थोड़ा निराश दिखे, लेकिन टिप्पणी की, साधना के प्रति ऐसा समर्पण वास्तव में हमारे समय के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के योग्य है। हालांकि जब उन्होंने गूफी की प्रशंसा की, तो उनके बगल में बैठे याओ तियान की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। एक साथी प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याओ तियान ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि कोई भी उससे बेहतर था, खासकर जब से गूफी की उपलब्धियां केवल अफवाहें थीं। उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से गूफी को टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत करते नहीं देखा था। याओ कबीले को हमेशा से ही कीमिया की अपनी महारत पर गर्व रहा है, वे खुद को बेजोड़ मानते हैं। उनके लिए सेंट्रल प्लेन्स के पिल टॉवर द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित पिल गैदरिंग भी बच्चों का खेल था। गूफी ने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की, मुझे आश्चर्य है, उसने किस कीमिया गुरु के अधीन अध्ययन किया? याओ वानगुई ने आगे पूछा। हमें इस बारे में निश्चित नहीं है, शायद गूफी ने खुद ही सीखा है, गू कबीले के एक बुजुर्ग ने अनुमान लगाया। हमारे कबीले के पास अनगिनत प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें कीमिया पर लिखे ग्रंथ भी शामिल हैं। अगर गूफी ने उनसे खुद ही सीखा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, हालांकि वे भी उत्सुक थे। खुद से सीखा हुआ और सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर वह टियर 9 ट्रेजर पिल को परिष्कृत कर सकता है? क्या मजाक है? याओ तियान ने उपहास किया, उसकी आवाज में गुस्से का एक संकेत था। याओ कबीले के सदस्य के रूप में वह जानता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की कीमिया कौशल हासिल करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गू कबीले का यह सुझाव कि गूफी ने खुद ही शिक्षा प्राप्त की है, जानबूझकर अपमान करने जैसा लग रहा था, जिसका अर्थ था कि याओ कबीले की विरासत में मिली रक्तरेखा शक्तियां बेकार थीं। कृपया मजाक करने की जरूरत नहीं। मेरा मानना है कि युवा गूफी का किसी छिपे हुए गुरु से सामना हुआ होगा जिसने उसे कीमिया सिखाई थी, लेकिन शायद वह गुरु गुमनाम रहना पसंद करता है। याओ वानगुई ने तनाव की संभावना को भांपते हुए कूटनीतिक ढंग से हस्तक्षेप किया। शायद गू कबीले के बुजुर्गों ने सिर हिलाया और बातचीत को दूसरे विषयों पर वापस ले गए। एक समय पर याओ तियान, जो चुपचाप शराब पी रहा था, अब और खुद को रोक नहीं सका। मैंने सुना है कि गूफी ने एक बार टियर 9 ट्रेजर पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कीमिया में उसके साथ मुकाबला करने का अवसर मिल सकता है। अंत में याओ कबीले का असली उद्देश्य सामने आया। हाल ही में प्राचीन कुलों में अफवाहें फैली थीं कि गूफी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कीमियागर बन सकता है, संभवतः याओ कबीले को भी मात दे सकता है। याओ तियान ये देखने के लिए यहाँ आया था कि क्या ये दावे सच हैं। तभी हॉल के प्रवेश द्वार से एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम भाई गूफी को कीमिया में चुनौती देने के लायक भी हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम खुद को शर्मिंदा मत करो। सभी की नजरें हरे रंग की पोशाक में एक युवा महिला पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ी थी। जुनेर, वह याओ तियान द्वारा गूफी से पूछे गए सवालों को सुनने के लिए ठीक समय पर पहुंची थी और उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकी। गू कबीले के बुजुर्ग, जो पहले से ही याओ तियान के अनुरोध पर भौहें चढ़ा रहे थे, अब और भी ज्यादा भौहें चढ़ा रहे थे। याओ तियान के शब्द थोड़े उत्तेजक थे, लेकिन जुनेर की प्रतिक्रिया एक सीधा अपमान थी, जिससे दोनों कुलों के बीच संबंधों में तनाव पैदा होने का जोखिम था। हमें कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा कि यह शर्मनाक है या नहीं। याओ तियान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चिल्लाया, भाई गूफी के पास ऐसी तुच्छ बातों के लिए समय नहीं है। वह एकांत में है,
और मैं किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दूंगी। जुनेर ने याओ तियान के गुस्से को अनदेखा करते हुए उदासीनता से उत्तर दिया। वह शायद हमसे बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि हम उसका पर्दाफाश कर देंगे। मुझे यकीन है कि तथाकथित टियर 9 ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक मिथक है। याओ तियान ने और अधिक आक्रामक तरीके से बोलना शुरू किया, लेकिन याओ वानगुई ने जल्दी से उसे चुप रहने की चेतावनी दी। मैं यहाँ गु दायरे में तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह बाहर नहीं आ जाता। उसे किसी दिन बाहर आना ही होगा, याओ तियान ने शांत होने के बाद ठंडे स्वर में कहा। कृपया गलतफहमी न पालें। याओ कबीले का गूफी पर संदेह करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच एक दोस्ताना आदान प्रदान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। याओ वानगुई ने हॉल में तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। चूंकि याओ तियान इतना उत्सुक है, उसे थोड़ी देर और रुकने दो, गू कबीले के बुजुर्गों में से एक ने जवाब दिया। हालांकि वे अभी भी याओ कबीले के दृष्टिकोण से नाखुश थे। उन्हें सीधे मना करना ऐसा लग सकता है जैसे वे कुछ छिपा रहे थे। चूंकि तुम खुद को शर्मिंदा करने पर जोर देते हो, इसलिए बाद में पछताना मत। जुनेर ने हॉल छोड़ने से पहले याओ तियान को एक ठंडी नज़र से देखा। इस बीच 9 शांत झरनों पर गू कबीले के भव्य हॉल में होने वाली घटनाओं से अनजान, झरनों के पास गहरे ध्यान में बैठा रहा। उसके आसपास की दुनिया स्थिर लग रही थी क्योंकि आसपास से ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। पास में जियान, जो पहले से ही राक्षस संत के रक्तसार को अवशोषित कर चुकी थी और देर से 4 सितारा डू संत चरण में पहुंच गई थी, ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में टिकाया, उसे उबे हुए भाव से देख रही थी। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? उसने जोर से आश्चर्य जताया। अध्याय 182, डू संत की ओर बढ़ना। गू कबीले का वयस्कता समारोह निकट आ रहा है। 9 शांत झरनों के पास स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भयंकर रूप से चिल्ला रही थी। हालांकि जियान उब गया था, लेकिन जब तक गूफी साधना कर रहा था तब तक वह कभी नहीं गई। इस अवधि के दौरान रानी मेडुसा भी झील से 2 बार सतह पर आई, लेकिन ये देखकर कि गूफी अभी भी साधना कर रहा था, उसने पीले झरनों में गहराई तक जाना जारी रखा। इस प्रकार 1 और वर्ष बीत गया। पूरे वर्ष के लिए गूफी बिना किसी हलचल के चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि बाहरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके चारों ओर भयावह रूप से शुद्ध ऊर्जा धुंध की तरह उतार चढ़ाव कर रही थी। यदि आप इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो यह पानी की तरह गाढ़ा महसूस होगा। एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी, जिसने सैकड़ों मील के क्षेत्र को प्रभावित किया। यहाँ तक कि 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के कई मजबूत सदस्यों ने भी विसंगति को महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा किसी चीज द्वारा खींची गई लग रही थी, जो गूफी की ओर बढ़ रही थी। यह अंततः गूफी के सिर के ऊपर एक विशाल ऊर्जा तूफान में परिवर्तित हो गया, जिसमें तूफान की आंख सीधे उसकी खोपड़ी के शीर्ष से जुड़ी हुई थी। गूफी, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, ने अचानक उन्हें खोला। फिर उसने अपने मुंह से एक गहरी सांस ली। बूम! उस सांस के साथ सैकड़ों फीट बड़ा विशाल ऊर्जा तूफान नीचे की ओर बढ़ा, गूफी के शरीर में घुस गया। आखिरकार यह हो गया। हंगामा देखकर जियान जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी आंखें गूफी की जगह पर टिकी हुई थीं। 2 साल तक बिना हिले डुले बैठे रहने के बाद गूफी का शरीर आखिरकार हिलने लगा। वह आलस से खींच गया। तारानकन क्रैक, तारानकन क्रैक, तारानकन। उसके जोड़ों के ढीले होने की आवाज गूंजी। किसने सोचा होगा कि यह वापसी 2 साल तक चलेगी? गूफी ने आश्चर्य में खुद से कहा। समय की गणना करें, डू वेनेरेट के शिखर से लेकर 9 परिवर्तनों को पार करने, फिर एक अर्ध संत बनने और अब अंततः एक सच्चे 1 स्टार डू संत के पद तक पहुंचने में उसे कुल मिलाकर 5 साल से अधिक का समय लगा था। हालांकि यह समय लंबा लग सकता है, लेकिन यह अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बना देगा। कई मजबूत साधक अपना पूरा जीवन डू वेनेरेट के शिखर पर अटके रहते हैं, कभी भी थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ अर्ध संत अवस्था तक पहुंच जाते हैं और दशकों तक वहां रहते हैं, मृत्यु तक बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। गूफी, तुम आखिरकार समाप्त हो गए। मैं मरने से ऊब गया हूँ। जियान खुशी से दौड़कर आया। शायद इसलिए कि वे अकेले थे, जियान ने साहपूर्वक अपनी बाहें खोली और गूफी को कसकर गले लगा लिया। उस पल में जैसे ही गर्म और कोमल आलिंगन ने उसकी बाहों को भर दिया, गूफी की दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। ये लड़की बड़ी हो गई थी और काफी परिपक्व हो गई थी, अब वह वास्तव में उसके लिए एक आकर्षण थी। तारानकन छप, तारानकन। उसी समय पीले झरनों से पानी की एक फुहार उठी और कैलिन बाहर उड़ गई। ये देखकर जियान, जो गूफी से नजर मिलाने के लिए उत्सुक थी,
ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। मेरे पति डू सेंट में आगे बढ़ने के लिए बधाई। कैलिन उसे बधाई देने के लिए मुस्कुराती हुई चली गई। उसने जियान को गूफी को गले लगाते देखा था, लेकिन जियान के शर्मिंदा चेहरे को देखते हुए उसने इसका जिक्र नहीं करना चुना। वह हमेशा से गूफी के लिए जियान की भावनाओं से वाकिफ थी और उसे उम्मीद भी थी कि दोनों एक साथ हो सकते हैं। कैर, आपकी प्रगति भी काफी प्रभावशाली है। 8 सितारा डुवेनेरे तक पहुंचना। गूफी मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा और कैलिन को अपनी बाहों में खींच लिया। ये देखकर जियान ने उनके स्नेह को दिखाने के बारे में अपनी सामान्य टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसे राहत महसूस हुई कि कैलिन ने उसकी पिछली हरकत नहीं देखी थी। इस दौरान जियाओ जियान और बच्चों ने तुम्हें बहुत याद किया होगा। थोड़ी कोमलता के बाद कैलिन ने गूफी के कान में धीरे से फुसफुसाया। ये वापसी उम्मीद से ज्यादा लंबी चली। गूफी ने सहमति में सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के कारण उसके बच्चे शायद काफी बड़े हो गए होंगे। मेरे हिसाब से गू कबीले का वयस्क होने का समारोह भी नजदीक आ रहा है। ये कहने के बाद गूफी जियान की ओर मुड़ी, जो अपना सिर झुकाए हुए थी। जियान, क्या तुम सच में ड्रैगनद्वीप लौटना चाहती हो? क्या तुम मेरे वयस्क होने के समारोह में शामिल होने के लिए रुकना नहीं चाहती? वयस्क होने का समारोह पहले से ही बहुत नजदीक है। जियान उसके शब्दों से चौंक गई। इतने लंबे समय तक गू कबीले में रहने के कारण वह इसके रीति रिवाजों के बारे में काफी कुछ जानती थी। वयस्क होने का समारोह हर 20वें दिन आयोजित किया जाता था। 10 साल की उम्र में गू कबीले में एक प्रमुख घटना थी। कबीले के केवल सबसे उत्कृष्ट युवा सदस्य ही भाग लेने के पात्र थे। मूल रूप से जियान ने ड्रैगन द्वीप पर लौटने और समारोह के लिए समय पर वापस आने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि उसके पास इसके लिए लगभग 3 साल हैं। लेकिन अब क्योंकि गूफी का रिट्रीट 2 साल तक चला, अगर वह अब ड्रैगन द्वीप पर लौटती है तो वह उसके वयस्क होने के समारोह को नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो मैं ड्रैगन द्वीप पर अपनी वापसी में देरी करूंगी और आपके समारोह को देखने के लिए रुकूंगी। जियान ने सिर हिलाया। जब इन 2 मामलों की बात आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी को चुना। हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरी परवाह करते हो। गूफी ने उसकी प्रतिक्रिया पर दिल खोलकर हंसा। सच में वह जियान की ड्रैगन द्वीप पर वापसी में देरी कर रहा था क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। देर से 4 सितारा डू सेंट चरण में उसकी ताकत के साथ भी ड्रैगन कबीले के भीतर उथल पुथल को संभालना मुश्किल होगा और संघर्ष के कारण कबीले को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर जियान भारी शक्ति के साथ ड्रैगन द्वीप पर वापस लौट सकता है और 3 ड्रैगन राजाओं को कुचल सकता है, ड्रैगन कबीले के भीतर आंतरिक कलह को समाप्त कर सकता है, तो यह आदर्श परिणाम होगा। इसके बाद गूफी, जियान और कैलिंगू दायरे में वापस चले गए। जाने से पहले कैलिन ने 9 शांत झरनों पर नजर डाली। जिस क्षण वह अंदर गई, उसने झरनों की गहराई से एक बेहोश, रहस्यमय आह्वान महसूस किया था। हालांकि यह उस क्षेत्र से नहीं आ रहा था जहां याओ मिंग को सील कर दिया गया था, बल्कि और भी गहराई से। लेकिन वह जल्दी में नहीं थी। गूफी के वयस्क होने के समारोह में भाग लेने के बाद वह आगे की जांच करने के लिए यहां वापस आ सकती थी। साथ ही इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उसे अपने छोटे से वुशुंग की याद आ रही थी। पवित्र पिल सिटी में पिल टॉवर के भीतर कई सालों के बाद फैंगजियान, याओ चेन अभी भी अपने आत्मा रूप में और जियोयान एक बार फिर यहाँ लौट आए थे। गू कबीले के वयस्क होने के समारोह में कुछ गुटों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। हालांकि सभी गुट निमंत्रण प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। कम से कम फॉलिंग स्टार पवेलियन योग्य नहीं था। यही वजह थी कि याओ लाओ मदद के लिए पिल टॉवर आया था। उसने पिल टॉवर के लोगों के साथ गू दायरे में प्रवेश करने की योजना बनाई। बूढ़े आदमी, क्या तुम वाकई इस बारे में निश्चित हो? जुवान कोंगजी ने गंभीरता से पूछा, अपने हाथ में एक ज़ैड निमंत्रण पकड़े हुए। हाँ, बाहरी लोगों के लिए उनके वयस्क होने के समारोह के दौरान गू दायरे में प्रवेश करने का यह एक दुर्लभ अवसर है। याओ लाओ ने सिर हिलाया, केवल गू कबीला ही मुझे वापस जीवित कर सकता है। अगर मैं यह मौका चूक गया तो मैं हमेशा के लिए भटकती आत्मा रह सकता हूँ। TLN, लोल ने तब जियाओयान को छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं इस बार फैंगजियान और जियाओयान को गू दायरे में ले जाऊंगा। जुवान कोंगजी ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। अध्याय 183, आखिरकार गू दायरे में पहुंचकर मुझे आश्चर्य है कि वह कैसी है। गू दायरे, जिस पर्वत शिखर पर गूफी रहती थी, किंगलिन बांस के घर के बाहर 2 छोटे बच्चों, जियानी और वुशुंग के साथ प्रशिक्षण ले रही थी।
उस समय जियो जियान धीरे धीरे बांस के घर से बाहर चली गई। उसे देखकर किंगलिन ने कुछ चिंता के साथ पूछा, बहन जियो जियान, भाई गूफी और अन्य इतने लंबे समय से चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि वे वयस्कता समारोह के लिए समय पर वापस आ जाएंगे? उसे जल्द ही वापस आना चाहिए, जियो जियान ने जवाब दिया, हालांकि उसका लहजा पूरी तरह से निश्चित नहीं था। पिछले 2 वर्षों में वह गूफी को बहुत याद करती थी, उसका मन अक्सर चिंता से भटकता रहता था। हालांकि गूफी की आत्मा का ताबीज बरकरार रहा, ये दर्शाता है कि उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। बहन जियाओ जियान, वयस्कता का समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बेशक भाई गूफी वापस आ जाएगा। उसी समय उनके ऊपर एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी और अचानक जियान, गूफी और कैलिन पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए। पति जियाओ जियान ने परिचित आकृति को देखते ही खुशी से कहा। अगले ही पल गूफी उसके बगल में था, उसे अपनी बाहों में खींच रहा था। पिताजी वापस आ गए हैं। जियान यू और वुशू, 2 छोटे बच्चे उत्साह से भरे हुए गूफी के चारों ओर इकट्ठा हुए। क्या तुम दोनों मेरे दूर रहने के दौरान अच्छा व्यवहार कर रहे थे? गूफी ने जियान यू की नाक पर थपथपाते हुए चिढ़ाया। बेशक हम अच्छा व्यवहार कर रहे थे। हम हर दिन माँ और बहन किंगलिन के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिताजी, शेर राजा अक्सर हमें गू दायरे में खेलने के लिए ले जाता है और बहन किंगलिन हमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन देती है। दोनों बच्चे एक साथ बोले, उनके जवाब फोकस में भिन्न थे, प्रभावी रूप से एक दूसरे का खंडन करते हुए। लेकिन यह अपेक्षित था, आखिरकार वे अभी भी इतने छोटे थे और गूफी केवल यही चाहती थी कि उनका बचपन खुशहाल रहे। बहन जियान, ड्रैगन जनजाति की आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपको कोई परेशानी हुई? इस बीच किंगलिन ने जियान से संपर्क किया और उसकी हाल की यात्रा के बारे में पूछा। मैं अभी तक ड्रैगन द्वीप पर वापस नहीं लौटी हूँ। गूफी का अंतिम एकांतवास 2 साल तक चला और मैं पूरे समय वहां फंसी रही, मेरे दिमाग से ऊब गई। जियान ने शिकायत करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। जियान, वयस्कता समारोह के बाद पति आपके साथ ड्रैगन द्वीप जाएगा, कैलिन ने जियान के कंधे को थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। एक मुस्कान, और मुझे लगता है कि तुम भाई गूफी के साथ अकेले समय बिताकर काफी खुश थे। आह, कैलिन की निगाहों के सामने जियान को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या उसने मुझे भाई गूफी को गले लगाते हुए देखा और बस कुछ नहीं कहा? मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढती हूँ, जियान ने जल्दी से कहा और उसके चारों ओर अंतरिक्ष की एक लहर के साथ वह गायब हो गई। ओह, बहन जियान भोजन की तलाश में गई है। ऐसा लगता है कि गू दायरे में कुछ गरीब दवा उद्यान पर फिर से छापा पड़ने वाला है। किंगलिन ने ठहाका लगाया। गूफी की वापसी के कुछ दिनों बाद गू दायरे में चहल पहल बढ़ने लगी। न केवल गू दायरे के भीतर बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में माहौल उत्साह से गुलजार था। महाद्वीप भर के कई शक्तिशाली गुटों को आने वाले वयस्क समारोह को देखने के लिए प्रतिनिधियों को भेजने के लिए गू कबीले से निमंत्रण मिला था। गू दायरे के प्रवेश द्वार के रूप में गू पवित्र शहर अब अनगिनत आगंतुकों से भर गया था। इस दिन गू कबीले ने गू दायरे के लिए मार्ग खोला, जो कि वयस्कता समारोह में भाग लेने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था। पिलटॉवर से लोगों के साथ यात्रा करने वाले जियोयान और आदरणीय फैंग उन लोगों में से थे जिन्हें प्रवेश दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसे गू दायरे कहते हैं। जियोयान ने झील के ऊपर लटके काले स्थानिक द्वार को देखा, जो अज्ञात गहराई में ले जाता था, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ऐसे शक्तिशाली कबीले का सामना करते हुए उसे एक बार फिर से तुच्छता का एहसास हुआ। उसने कुछ ऐसा ही महसूस किया था जब वह पहली बार सेंट्रल प्लेन्स में आया था और फॉलिंग स्टार पवेलियन में युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं को देखा था। तब से जियोयान ने अथक परिश्रम किया था और याओ लाओ के संसाधनों और समर्थन के साथ वह फॉलिंग स्टार पवेलियन में युवा पीढ़ी के अग्रणी लोगों के साथ जुड़ते हुए 2 सितारा पूर्वज स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। लेकिन अब गू कबीले के क्षेत्र में उसने कई युवा गू कबीले के सदस्यों को देखा, सभी 30 वर्ष से कम उम्र के थे, जो डू पूर्वज के उच्च स्तर तक पहुंच चुके थे और कई तो डू वेनेरेट तक भी पहुंच चुके थे। उसके पास जो भी नया आत्मविश्वास था वह जल्दी ही चकनाचूर हो गया। ऐसा लग रहा था कि जिसे दूसरे लोग अंतिम लक्ष्य मानते थे, डू वेनेरेट बनना, वह इस महान कबीले में केवल सामान्य बात थी। जुन एर भी इसी कबीले से आती है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब तक कितनी मजबूत हो गई होगी। जियोयान ने अपने मन में उसकी छवि को याद करते हुए सोचा। चलो चलें। आदरणीय फैंग ने जियोयान को धक्का दिया।
उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। इस बार जियोयान का गू दायरे में प्रवेश मूल कहानी से बहुत अलग था। उसे युवा गू कबीले के सदस्यों से शत्रुता या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है। इसके तुरंत बाद जियोयान और अन्य लोग एक विशाल शटल में सवार हुए, एक बार फिर गू कबीले की विशुद्ध शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए। गूफी, सालों पहले अलग होने के बाद मैंने पहले से कहीं ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है और अब मैं डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गया हूं। लेकिन ये सोचना कि तुम पहले से ही आधे संत बन चुके हो, मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसी राक्षसी प्रतिभा मौजूद है। उसी समय एक दूसरे शटल पर लाल रंग की घूंघट वाली एक महिला गू दायरे की गहराई में झांक रही थी। उसके इर्द गिर्द कई युवा पुरुष थे जो सभी यान कबीले से थे और प्रत्येक के माथे पर एक प्रमुख ज्वाला का निशान था। सुंदर आकृति वाली घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि होजी थी, जो एक बार शादी का प्रस्ताव रखने के लिए गू कबीले में आई थी। अब उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ गई थी और उसने लाल कमल की लौ को भी परिष्कृत कर लिया था, जो स्वर्गीय ज्वालाओं की सूची में 8वें स्थान पर थी। होजी, तुम इतनी गौर से देख रही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी गूफी के बारे में सोच रही हो? एक युवक ने उसकी केंद्रित निगाह को देखकर चिढ़ाते हुए कहा। यहाँ तक कि नायक भी एक खूबसूरत महिला के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते, और यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। उद्धरण चिन्ह। होजी को इतना घमंड है, यान कबीले में हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। शायद इस बार होजी गूफी से फिर से शादी करने की भीख मांगेगी। किसी और ने कहा, हो जुबान, क्या तुम लोग लड़ाई के लिए बेताब हो? होजी ने झुंझलाहट के साथ कहा। आखिरकार शादी का प्रस्ताव रखने के बाद एक महिला को अस्वीकार कर दिया जाना वास्तव में गर्व करने लायक बात नहीं थी। अरे अरे, ये तो बस एक मजाक था, नाराज मत हो। जुबान नामक युवक ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसे शांत करने की कोशिश की। अध्याय 184, एक नौकर की तरह विनम्र। कोई आश्चर्य नहीं कि वे प्राचीन कुलों के चमत्कार हैं। भले ही वे सिर्फ युवा लोग हैं, मैं उनकी ताकत को नहीं पहचान सकता। देख पर आदरणीय फैंग ने आसपास के वातावरण को देखा और अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके बगल में जियाओयान एक मामूली नौकर की तरह खड़ा था, उसकी निगाहें घबराहट से भरी हुई थीं। आखिरकार इस जहाज पर एक यादृच्छिक ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी सैनिक भी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जियाओयान पर बहुत ज्यादा दबाव था। जियाओयान, इतना घबराओ मत, जुबान कोंगजी ने जियाओयान की स्थिति को देखते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। हालांकि जियाओयान की ताकत कम थी, याओ लाओ के एकमात्र शिष्य के रूप में जुबान कोंगजी ने पूरी यात्रा में उसका विशेष ध्यान रखा था। प्राचीन कुलों के विलक्षण लोगों से मिलना आपके लिए अपने ज्ञान को व्यापक बनाने का एक अवसर है। अपने क्षितिज में आगे बढ़ो, जुबान कोंगजी ने कहा, उसका स्वर एक बुजुर्ग की सलाह से भरा हुआ था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरिष्ठ। ये यात्रा वास्तव में मेरे लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव है, जियाओयान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, सहमति में सिर हिलाया। वहाँ जो लोग हैं वे शी कबीले से हैं। उनके रक्तवंश के कारण उनकी शारीरिक शक्ति भयानक है, जिसकी तुलना कुछ शीर्ष जादुई जानवरों से की जा सकती है। जुबान कोंगजी के निर्देश का पालन करते हुए जियाओयान ने देख के दूसरी ओर देखा। वहाँ भूरे सफेद रंग की त्वचा वाले लोगों का एक समूह खड़ा था। उनके माथे पर शी कबीले का विशिष्ट पत्थर का प्रतीक था। यान कबीले के लोगों के माथे पर एक ज्वाला का निशान है। और वहाँ जो लोग हैं वे याओ कबीले से होने चाहिए। जैसे ही जुबान कोंगजी ने कई युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ पड़ोसी शटल जहाज की ओर इशारा किया, जियाओयान स्तब्ध रह गया। यात्रा से पहले उसने याओ लाओ से सुना था कि वह मूल रूप से याओ कबीले से था, लेकिन उसके पतले रक्तवंश के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब याओ कबीले के सदस्यों को देखकर जियाओयान को सहज रूप से गहरी नाराजगी महसूस हुई। जैसे ही जियाओयान ने उन्हें देखा, याओ कबीले के किमियागर के वस्त्र पहने कुछ युवा लोगों ने उसकी नज़र को भांप लिया और पीछे देखा। जियाओयान ने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं, ये समझते हुए कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी तक अपने शिक्षक का बदला नहीं ले सकता था। उसे धैर्य रखने की जरूरत थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अपने शिक्षक के पुनरुद्धार के लिए मदद मांगना था, न कि परेशानी खड़ी करना। एक साधारण चींटी भी हमारी ओर देखने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। याओ कबीले के एक सदस्य ने उपहास करते हुए तिरस्कारपूर्वक मुंह फेर लिया। बाकी की यात्रा के दौरान जियाओयान ने अपना सिर नीचे रखा जब तक कि उत्पोत अचानक हिलकर धीमा नहीं हो गया।
दूरी में एक हरी भरी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। हे, गू कबीले के सम्मानित अतिथि, कृपया आगे बढ़ें, जहाज से एक कर्कश आवाज ने घोषणा की, जिस पर कई लोगों ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर पर्वत श्रृंखला के भीतर केंद्रीय इमारतों, गू कबीले के स्वागत क्षेत्र की ओर छलांग लगा दी। ज़ियाओयान जुवान कोंगजी और वेनेरेबल फैन के पीछे पीछे उतरा। वह व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। पर्वत श्रृंखला में ब्लैक सबमर्स्ड आर्मी के एक युवक ने पहचान का संकेत दिया। ज़ियाओयान, उसने वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत की। कुछ पल याद करने के बाद युवक को आखिरकार ज़ियाओयान की पहचान याद आ गई, जिसे गू याओ ने सालों पहले उसे मारने के लिए भेजा था। गूली, क्या तुम कह रहे हो कि वो बच्चा ज़ियाओयान है? गू कबीले के एक और युवक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कमांडर लिंग क्वान। दुर्भाग्य से एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे तब बचाया था। गू ली ने गंभीरता से जवाब दिया, ज़ियाओयान के साथ अपने पिछले मुठभेड़ को याद करते हुए। उसके पास हमारे गू दायरे में आने की हिम्मत है, वह जीने से थक गया होगा। लिंग क्वान ने अपने होंठ चाटे, क्योंकि उसके भीतर एक हत्या का इरादा उठने लगा था। कमांडर लिंग क्वान, क्या तुम ज़ियाओयान के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हो? मिस सुनर उस समय इस मामले को लेकर बहुत गुस्से में थी। सौभाग्य से लॉर्ड गू याओ ने जिम्मेदारी ली, मुझे सजा से बचा लिया। लेकिन मिस सुनर भी इस बात पर लॉर्ड गू याओ से झगड़ पड़ी। गू ली ने अपनी चिंता व्यक्त की, ये जानते हुए कि जुनर की ताकत कितनी तेजी से बढ़ी थी, जिससे वह गू कबीले में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन गई थी, जो गूफी के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसके जैसे एक साधारण चींटी को मारना मेरे हाथ गंदे कर देगा, लिंग क्वान ने व्यंग्य किया, फिर रुककर ठंडे स्वर में कहा, वह समारोह देखने के लिए यहाँ आया है न? फिर चलो सुनिश्चित करें कि वह वयस्कता समारोह में पूरे महाद्वीप के विशेषज्ञों के सामने खुद को शर्मिंदा करे। उद्धरण चिन्ह। लिंग क्वान और गूली ने ज़ियाओयान को देखा, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये भावना उसकी साधना से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक सहज प्रतिक्रिया थी। ज़ियाओयान, खोज बंद करो। वह व्यक्ति वही है जिसने जियामा साम्राज्य में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। याओ लाओ, जो ज़ियाओयान के भंडारण रिंग के भीतर चुप था, अचानक बोल पड़ा। ज़ियाओयान ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, अपने आसपास और अधिक नजरें बचाने के लिए यंत्रवत जुबान कोंगजी और आदरणीय फैन का अनुसरण किया। ज़ियाओयान यहाँ क्यों है? भीड़ में काले कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने भी ज़ियाओयान को देखा। यह आदमी लिंग यंग था, जुनर का अंगरक्षक जिसने कभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसकी रक्षा की थी। ज़ियाओयान की ताकत और उसके डरपोक व्यवहार को देखकर लिंग यंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। युवती की भविष्य की उपलब्धियां उसके बगल में सितारों की तुलना में चांद की तरह हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इसे समझेगा। शाम तक रात ने धरती को ढक लिया था और ठंडी चांदनी ने पूरे गू पवित्र पर्वत श्रृंखला को एक सौम्य चांदी की चमक में नहला दिया था। पर्वत श्रृंखला के केंद्र में भव्य हॉल के समूह ऊंचे खड़े थे, जो चांदनी के नीचे एक प्राचीन आभा बिखेर रहे थे। इनमें से अधिकांश हॉल चमकीले ढंग से जगमगा रहे थे, जो गू कबीले की खुशी के अवसर का जश्न मना रहे थे। पूरा इलाका उत्सवी ढंग से सजाया गया था, जो उल्लासपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। हालांकि भव्य हॉल से दूर एक दूर शांत चोटी पर दृश्य उत्सव के शोर से रहित बहुत अधिक शांत था। पिताजी, मैंने सुना है कि अन्य प्राचीन कुलों के कई लोग समारोह देखने आए हैं। क्या आप हमें उन्हें दिखाने ले जा सकते हैं? जियान यू और वू शुआंग, दो छोटे बच्चे, गूफी से विनती कर रहे थे, प्रत्येक उसके एक पैर से चिपके हुए थे। तभी सब उनके सामने ऐस लहराया और जियान प्रकट हुई, दोनों हाथों में एक एक स्पिरिट फल पकड़े हुए। दोनों ने उनमें से एक एक टुकड़ा खाया हुआ था। आंटी, हमें खेलने के लिए बाहर ले चलो। जैसे ही जियान प्रकट हुई, जियान यू ने तुरंत गूफी के पैर को छोड़ दिया और उसकी तरफ भागी। उसकी बड़ी चमकदार काली आंखें जियान को उम्मीद से देख रही थीं। तुम कहाँ जाकर खेलना चाहती हो? जियान यू के स्नेहपूर्ण तरीके से संबोधित करने पर जियान गर्मजोशी से मुस्कुराए और छोटी लड़की को एक ताज़ा तोड़ा हुआ स्पिरिट फल दिया। आज कबीले में कई मेहमान आए हैं। ये बहुत जीवंत है और अन्य प्राचीन कबीलों के लोग भी यहाँ हैं। जियान यू ने फल का एक टुकड़ा खाते हुए समझाया। ठीक है, आंटी जियान तुम्हें वहाँ ले जाएंगी। जियान ने सहमति जताई। बहन, आंटी जियान, मेरा इंतजार करो, मैं भी जाना चाहता हूँ। वू शुआंग, जो गूफी के दूसरे पैर को पकड़े हुए था, जल्दी से छूट गया और उनके साथ भाग गया। हालांकि वू शुआंग 6 साल से कम उम्र का था, लेकिन वह सामान्य से बहुत दूर था।
अपने भीतर स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद वह अब 3 सितारा डू पूर्वज की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए वो तुरंत हवा में चलते हुए जियान का पीछा करने लगा। ये छोटे बदमाश। जब गूफी ने बच्चों को उत्सुकता से जियान का पीछा करते देखा तो उसने एक नर्म मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। पति, चूंकि बच्चे इतने उत्साहित हैं, तो क्या हम भी जाकर देखें? गूफी के बगल में 2 आश्चर्यजनक आकृतियां, कैलिन और जियाओ जियान दिखाई दी। जरूर, गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साधना करने की तुलना में वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अधिक पसंद करता था, हालांकि वह जानता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। मैं जाकर देखूंगा एक नज़र भी। किंगलिन ने शेर राजा के पास जाकर देखा, जिसने मानव रूप धारण किया था, उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। गोपनीयता की आवश्यकता को समझते हुए किंगलिन ने गूफी, कैलिन और शियाओ जियान की तिकड़ी को परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने शेर राजा के साथ जाने का फैसला किया। जल्दी से जियान और बच्चों के साथ मिल गई। सभी के चले जाने के बाद एकांत पर्वत शिखर पर केवल आदरणीय तियान हुओ ही रह गए थे। ... इस बीच एक और हरे रंग की चोटी पर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उतरी। चांद की रोशनी उसके सुंदर चेहरे को नहला रही थी, जिससे वह विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि जुनेर थी। लिंगयंग से समाचार प्राप्त करने के बाद जुनेर को पता चला कि जियाओ यान भू दायरे में आ गया है। सहज रूप से उसने मान लिया कि जियाओ यान विशेष रूप से उसे खोजने आया है। शुरू में उसने लिंगयंग से जियाओ यान को सीधे अपने पहाड़ पर लाने के लिए कहने पर विचार किया। हालांकि उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि अगर वे अकेले साथ होंगे तो इससे अनावश्यक गलतफहमी हो सकती है। मुझे खुद वहां जाना चाहिए, जुनेर ने धीरे से आह भरी और फिर पहाड़ से जाने लगी। ... बहन, मेरा इंतजार करो। उत्सव से सजे महल परिसर के बीच में वू शुआंग और जियान यू भीड़ के बीच से भागे खुशी खुशी साथ खेल रहे थे। आसपास का इलाका विभिन्न बाहरी कुलों के मेहमानों से भरा हुआ था, जिनमें से किसी ने भी 2 छोटे बच्चों को नहीं पहचाना। क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? वह छोटा बच्चा डू पूर्वज है। इतनी कम उम्र में डू पूर्वज, यह अविश्वसनीय है। जैसे ही वू शुआंग गुजरा, चौंकी हुई आंखें उसके पीछे पीछे चली गईं, अविश्वास से भरी हुई। सेंट्रल प्लेन्स की कुछ पुरानी पीढ़ी यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि उनकी साधना के वर्ष व्यर्थ हो गए। गुरु, इस छोटे बच्चे की साधना मेरी साधना से अधिक है। जियाओ यान, जो फैंग जियान के साथ चल रहा था, वू शुआंग को देखकर सदमे से लगभग अवाक रह गया। क्या ये हो सकता है कि गू कबीले के सभी बच्चे इतने शक्तिशाली हों? फैंग जियान भी उतना ही हैरान था। यह असंभव है। मजबूत वंश के साथ भी कोई भी इतना शक्तिशाली पैदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उनके पास उच्च प्रतिभा और तेज साधना गति होगी। याओ लाओ ने इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन खुद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। यहाँ तक कि वह वू शुआंग की अपार शक्ति के पीछे का कारण भी नहीं समझ पाया। ये गू कबीला वास्तव में राक्षसों से भरा हुआ है। आदरणीय फैंग, मुझे लगता है कि मैं इधर उधर भटकना बंद कर दूंगा और आराम करूंगा, जियो यान ने बेहद तुच्छ महसूस करते हुए कहा। अगर वह खोजबीन जारी रखता तो उसे डर था कि इससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। जैसे ही जियो यान अपने क्वार्टर में लौटने वाला था, उसकी नज़र में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। जुनेर, भाई जियो यान, बहुत समय हो गया। जुनेर ने मुस्कुराते हुए शांति से उसका अभिवादन किया। आदरणीय फैंग हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियो यान के गू दायरे में परिचित होंगे। इसके अलावा ये परिचित एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि जुनेर अपनी छोटी उम्र के बावजूद 8 सितारा डू वेनेरेट के साधना स्तर तक पहुंच गई थी, जो उसके अपने 4 सितारा डू वेनेरेट स्तर से कहीं आगे था। वह इन प्राचीन कुलों के भीतर की विशुद्ध प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जुनेर, बहुत समय हो गया है। तुम कैसी हो? जियाओ यान ने उत्साह से पूछा। जियाओ यान के दिल में जुनेर का एक विशेष स्थान था। उसने उसे एक स्वर्गीय ज्वाला दी थी, उसे उन्नत तकनीकें सिखाई थीं, और यहाँ तक कि जब याओ लाओ गहरी नींद में सो गया था, तब भी जुनेर ही थी जिसने अपने गुरु को जगाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। TLN, रुको, क्या उसने वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला दे दी? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और कबीले में किसी ने भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बीज ज्वाला थी।
मैं अच्छा कर रही हूँ, जुनैर ने एक सरल सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया ज़ियाओयान की अपेक्षा से कहीं अधिक शांत थी। ज़ियाओयान आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद की थी कि जुनैर उत्सुकता से उन सभी चीज़ों के बारे में पूछेगी जो पिछले कुछ वर्षों में उसके साथ हुई थी। उनकी बातचीत ने आसपास के लोगों का ध्यान जल्दी से आकर्षित कर लिया। भले ही कोई जुनैर की प्रभावशाली साधना को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन उसकी सुंदरता ही अनगिनत नज़रों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। लोग उत्सुक थे, जुनैर जैसी तेजस्वी महिला ज़ियाओयान जैसे किसी व्यक्ति को कैसे जान सकती थी, जो इतना महत्वहीन दिखाई देता था। क्या वह गू कबीले का जुनैर नहीं है? क्या वह आदमी ज़ियाओयान हो सकता है, जिसने गूफी और जुनैर के बीच ब्रेकअप का कारण बना? मैंने सुना है कि जुनैर की शादी के बाद उसने इस लड़के का खास ख्याल रखा, जिसे गूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनका तथाकथित अलगाव वास्तव में गूफी द्वारा उसे एक तरफा तलाक देना था। अब वे जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हो सकती हैं। लेकिन गंभीरता से उसकी पसंद संदिग्ध है। उसके जैसा आदमी गूफी के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। इन फुसफुसाती हुई बातचीत को सुनकर जुनैर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भले ही वह निजी तौर पर ज़ियाओयान से मिलने से बचती रही, फिर भी यह गपशप का कारण बना। वह अपने भाई ज़ियाओयान से बस कुछ ही बातें कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जुनैर का तलाक हो गया? तो जुनैर पहले से ही शादीशुदा थी। ज़ियाओयान चौंक गया। उसे अभी अभी जुनैर के अतीत के बारे में पता चला था। उसने पहले कभी भी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अपने आश्चर्य के अलावा ज़ियाओयान को गुस्सा भी आया। इन तथाकथित प्राचीन प्रतिभाओं का खुला मजाक उसके प्रति पूरी तरह से अपमानजनक था। भाई ज़ियाओयान, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए, जुनैर ने धीरे से कहा। TLN, आज का आखिरी अध्याय। उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरी गलतियों को इंगित करते रहते हैं। मैंने तब से उन सभी को सुधार दिया है। समर्थन के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह अब तक पसंद आ रहा है तो समीक्षा छोड़ना न भूलें। अध्याय 186, रहस्यमयी लड़की लिंग शी। गूफी का संदेह। यहाँ रहने के दौरान इधर उधर मत भटकना, बस यहीं रहना, और जब समय आए तो मुख्य समूह के साथ चले जाना, जुनैर ने शांति से सलाह दी। हालांकि उसके शब्दों ने ज़ियाओयान की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने अनजाने में उसके दिल में हीनता की भावना को गहरा कर दिया, जिससे उसे लगा कि जुनैर भी उसे नीची नज़र से देखती है। ज़ियाओयान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसे आक्रोश और आत्मघृणा का एहसास हुआ। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या गू कबीले जैसे शक्तिशाली कबीले को गू दायरे में अपने मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार करने की ज़रूरत है? ज़ियाओयान ने एक पल के बाद जिद्दी ढंग से जवाब दिया। हाँ, मेरा गू कबीला कभी भी आप जैसे किसी को आमंत्रित नहीं करेगा। आप जैसे निम्न स्तरीय डू पूर्वज कैसे अंदर आ गए? जैसे ही ज़ियाओयान ने बोलना समाप्त किया, गू कबीले के एक युवक ने मजाक उड़ाया। ज़ियाओयान हमारे पिलटॉवर प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में यहाँ है। वह चुपके से अंदर नहीं आया। जुआन कोनगाजी ने ज़ियाओयान का बचाव करते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, आपके पिलटॉवर का स्वाद निश्चित रूप से खराब है। युवक ने मजाक करना जारी रखा, यहाँ तक कि जुआन कोनगाजी के प्रति भी कोई सम्मान नहीं दिखाया, जो सेंट्रल प्लेन्स में अत्यधिक पूजनीय थे। जुनैर, चिंता मत करो, मैं गू दायरे में परेशानी पैदा नहीं करूँगा। जैसे ही मेरा कुछ काम खत्म होगा, मैं चला जाऊंगा। ज़ियाओयान ने आह भरी। वह समझ गया कि बिना ताकत के जिद बेकार है, और वह जुआन कोनगाजी और दूसरों को अनावश्यक संघर्ष में नहीं घसीटना चाहता था। वू शुआंग, मैं यहाँ हूँ। हे बहन, मेरा इंतजार करो, मैंने तुम्हें लगभग पकड़ ही लिया था। गू कबीले के अतिथि क्षेत्र में वू शुआंग और जियान यू भीड़ के बीच से एक दूसरे का खुशी खुशी पीछा कर रहे थे। अचानक जियान यू अपने पीछे वू शुआंग से बात करने में व्यस्त थी। वह अपने सामने वाले व्यक्ति को नोटिस करने में विफल रही और उनसे टकरा गई। उसका छोटा सिर एक नर्म शरीर से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। क्या तुम ठीक हो, छोटी बहन? उसके सामने खड़ी सुंदर आकृति ने तुरंत हाथ बढ़ाया और गिरने से पहले जियान यू को पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद सुंदर बहन। जियान यू ने अपना संतुलन वापस पाने के बाद तुरंत आभार व्यक्त किया। जिस व्यक्ति ने उसे पकड़ा था, वह एक छोटी लड़की थी, जो जियान यू से सिर्फ कुछ साल बड़ी थी। वह लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। उसने एक सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर सुंदर फूलों और पक्षियों के डिज़ाइन थे, जो एक शानदार एहसास दे रही थी। लड़की के पास एक अनोखी खुशबू भी थी, जो उसके आसपास के लोगों को सुकून दे रही थी।
बहन, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। ये बहुत ताज़ा है। जियान यू ने मासूमियत से टिप्पणी की, फिर लड़की के करीब झुकी और कुछ और सूंघी। जियान यू के स्पष्ट शब्दों को सुनकर लड़की के नाजुक चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह जियान ले के प्यारे गालों को धीरे से चुपकी लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वास्तव में लड़की ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था। वह 8 प्राचीन कुलों में से एक लिंग कबीले से ताल्लुक रखती थी। इस कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से जन्म से ही यह अनोखी खुशबू छोड़ते हैं। बहन, क्या तुम ठीक हो? वू शुआंग घटनास्थल पर पहुंचे। मैं ठीक हूँ, इस सुंदर बहन की बदौलत। मैं गिरा नहीं, जियान ले ने आश्वस्त किया। बहन, क्या हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? जियान यू ने उत्सुकता से पूछा। लिंग शी, लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज़ एक गीतकार की तरह स्पष्ट और मधुर थी। उसी समय लड़की के पीछे से 4 आकृतियां आईं। वे अलग अलग उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं। सभी लिंग शी के समान ही सुंदर आभा लिए हुए थे, जो दर्शाता है कि वे भी लिंग कबीले से थे। TLN, लिंग कबीले का हर सदस्य ओसी है, क्योंकि उन्हें हुन कबीले द्वारा ऑफ स्क्रीन मिटा दिया गया था। शीघ्र, क्या हुआ? एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी आवाज़ कोमल और सुखदायक थी। उसने पास आते हुए पूछा। यह महिला स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थी, जो अर्धसंत स्तर की प्रतीत होती थी। माँ, ये छोटी बहन गलती से मुझसे टकरा गई, लेकिन वह ठीक है, लिंगशी ने मुस्कुराते हुए समझाया। तो यही हुआ। हम एक दो पूर्वज। महिला का ध्यान वू शुआंग की ओर चला गया। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसके पीछे खड़े 3 लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। इतनी कम उम्र के बच्चे में 2 पूर्वज की शक्ति होना अविश्वसनीय था। छोटे बच्चों, तुम वो कबीले से हो, है ना? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हम हमेशा से यहाँ रहते आए हैं। जियान यू और वू शुआंग ने एक स्वर में सिर हिलाया। हालांकि उनकी माताओं ने उन्हें अजनबियों से बहुत ज्यादा बात न करने की शिक्षा दी थी, लेकिन उन्हें लिंग कबीले के सदस्यों की ओर से कोई बुरी नीयत महसूस नहीं हुई। मैंने सुना है कि गू कबीले के प्रतिभाशाली गू फी का बेटा डू पूर्वज के रूप में पैदा हुआ था। ये छोटा बच्चा वह युवा गुरु ही होगा, महिला के पीछे खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनुमान लगाया। कितनी ईर्ष्या हो रही है। काश हमारे लिंग कबीले में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते, समूह ने प्रशंसा में आह भरी। सुंदर बहन, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? जियान यू ने आमंत्रित किया, लिंगशी के साथ उनकी कम उम्र और पिछली घटना के कारण तुरंत जुड़ाव महसूस करते हुए। लिंगशी ने सहज रूप से अपने बगल में बैठी अधेड़ उम्र की महिला को देखा। आगे बढ़ो, महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके मन में गू कबीले के भावी नेता से दोस्ती करना एक लाभदायक कदम की तरह लग रहा था। धन्यवाद, माँ। लिंगशी का व्यवहार शांत हो गया, उसका हंसमुख स्वभाव हावी हो गया। जैसे ही लिंगशी, जियान यू और वू शुआंग चले गए, दूर से एक बैंगनी आकृति दिखाई दी, जो बच्चों के पीछे धीरे धीरे चलने से पहले लिंग कबीले के सदस्यों पर एक नज़र डालती है। उस महिला ने अभी अभी मुझे बहुत दबाव महसूस कराया है। लिंग कबीले की महिला ने गंभीर भाव से टिप्पणी की, क्योंकि वह जियान की पीछे हटती हुई आकृति को देख रही थी। गू कबीले को प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना जाता है, कारण पिता और माता वहाँ हैं। जल्द ही वू शुआंग ने भीड़ में गू फी, कै लिन और शियाओ यी जियान को देखा और खुशी से उनके पास भागा। वू शुआंग, आज रात बहुत चहल पहल है न? गू फी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वू शुआंग को उठाया। फिर उसने देखा कि जियान यू और युवा लड़की लिंगशी आ रहे हैं। लिंग कबीले के लोग। गू फी ने तुरंत लिंगशी की उत्पत्ति को पहचान लिया, सहज रूप से भान सिकुड़ते हुए। मूल कहानी में गू कबीले के वयस्क होने के समारोह के दौरान लिंग कबीले ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका स्थान अचानक बंद हो गया था। बाद में पता चला कि ऐसा हुन कबीले के हमले के कारण हुआ था। लेकिन अब लिंग कबीले की शांतिपूर्ण उपस्थिति और गू दायरे की उनकी यात्रा के साथ, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हुन कबीले की योजनाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं? अध्याय 187, युवा गुरु, कृपया मेरे शिक्षक को बचाएं। क्या ये हो सकता है कि कुछ साल पहले, जब मैंने जियान को लिया और आत्माओं के हॉल को नष्ट कर दिया और आत्माओं के सार को जब्त कर लिया, तो मैंने हुन कबीले की लिंग कबीले को नष्ट करने की योजना में देरी की? इस समय गूफी गहरी सोच में था। ऐसा लग रहा था कि केवल यही कारण लिंग कबीले की उपस्थिति के साथ वर्तमान स्थिति को समझा सकता है। पिताजी, क्या गड़बड़ है? माँ ने कहा कि भौहें सिकुड़ना अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। वू शुआंग ने गूफी के चेहरे पर अजीब भाव देखा और उलझन में पूछा,
जबकि गूफी के माथे पर रेखाओं को चिकना करने के लिए अपने छोटे सफ़ेद हाथ को आगे बढ़ाया। गूफी के अलावा कैलिन और जियान ने भी उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखा। पति क्या सोच रहा है? दोनों के दिलों में जिज्ञासा की भावना पैदा हुई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पति उस लड़की लिंगशी की वजह से भौहें सिकोड़ रहा है जो जियान के साथ थी? अगले ही पल कैलिन और जियान दोनों ने अपनी नज़रें लड़की लिंगजी पर केंद्रित कर लीं। उन तीनों का ध्यान पाकर लिंगजी थोड़ी घबरा गई। आप युवा मास्टर गूफी होंगे। मैंने जानबूझकर जियान से संपर्क नहीं किया। जियान, छोटी बहन, मैं अब चली जाऊंगी। वू शुआंग और जियान के गूफी को संबोधित करने से लिंगजी ने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। इस समय वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। उसे लगा कि गूफी की वर्तमान प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ घूमे। इस प्रकार गूफी को गंभीरता से समझाने के बाद लिंगजी ने जाने की योजना बनाई। पिताजी, गलती से बहन लिंगजी से टकरा जाना मेरी गलती थी। वह वास्तव में बहुत अच्छी है। वह मेरी दोस्त है। बहन लिंगजी, अभी मत जाओ। जियान ने लिंगजी का हाथ पकड़ा और गूफी और जियान को समझाया। अच्छा रहो जियान, मैं अभी कुछ और सोच रहा था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों खेलना जारी रख सकते हो। जियान की बात सुनकर के शब्दों पर गूफी मुस्कुराया और फिर वू शुआंग को नीचे उतारा। भावना पहचान प्रणाली के साथ दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो गूफी से बेहतर लोगों के दिलों को समझ सकता था। अभी भावनात्मक संकेतों के आधार पर गूफी स्वाभाविक रूप से इस लड़की लिंगशी के स्वभाव को जानता था। उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। इसके विपरीत उसके विचार विशेष रूप से मासूम थे। तो हम खेलना जारी रखेंगे। ये सुनकर जियान बहुत खुश हुई और लिंगशी को अब पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे छोटे बच्चे धीरे धीरे चले गए, गूफी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गायब हो गई और उसका माथा एक बार फिर सिकुड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई दुर्भावनापूर्ण नज़र उन्हें देख रही है। अचानक अपना सिर घुमाते हुए गूफी ने भीड़ में काले वस्त्र पहने 3 आकृतियों को देखा जो उनकी दिशा में घूर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। उनके पहनावे और उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से ये स्पष्ट था कि वे हुन कबीले के सदस्य थे। हुन कबीले के लोग हमेशा से ही गूफी के दिमाग में एक बड़ा खतरा बने हुए थे। अगर वह चाहता था कि उसका परिवार भविष्य में बेफिक्र होकर जिए तो उसे इस कबीले से निपटना होगा। जब उन 3 काले वस्त्रधारी लोगों पर गूफी की नज़र पड़ी तो उनके दिल की धड़कनें रुक गईं और उन्होंने सहज रूप से अपने सिर नीचे कर लिए। उसकी आंखों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये तीनों हुन कबीले की युवा पीढ़ी के कुलीन सदस्य थे, जिनकी साधना का स्तर 8 सितारा डू वेनेरेट से ऊपर था, जिन्हें स्वर्गीय मकबरे के परीक्षण में भाग लेने के लिए भेजा गया था। हालांकि गूफी की नज़र में ये तीनों सिर्फ जोकर थे, जिनका जिक्र करने लायक कुछ नहीं था। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद गूफी ने अपनी नज़रें हटा लीं और कैलिन और जियान को छोटे लोगों का पीछा करने के लिए ले गया। वह आदमी भयानक है। उसकी एक नज़र ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नरक के द्वार से गुजरा हूँ। गूफी वास्तव में गू कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि के हकदार हैं। ऐसा व्यक्ति शायद केवल युवा कबीले का नेता ही उनके बराबर हो सकता है। गूफी के चले जाने के बाद हुन कबीले के तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। उस पल में उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। भाई जियान, आपने कहा था कि आप कुछ मामलों का ध्यान रखने के बाद चले जाएंगे। वास्तव में वे कौन से मामले हैं जिनके लिए आपको हमारे गू कबीले में आने की आवश्यकता है? जुनेर ने जियान की बातें सुनने के बाद अपनी आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ उसे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जियान को पता चला है कि वह प्राचीन जियाओ कबीले का वंशज है। मैं यहाँ आया हूँ। जुनेर का सवाल सुनकर जियान हिचकिचाया। एक पल के लिए अनिश्चित था कि क्या कहना है। क्या ये हो सकता है कि भाई जियान इस बार स्वर्गीय कब्र में एक स्थान के लिए लड़ने के लिए यहाँ आया है? जियान की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखकर जुनेर ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इस बार प्राचीन कुलों के कई लोग सिर्फ समारोह के लिए ही नहीं आए थे। ये स्वर्गीय मकबरे के उद्घाटन से भी संबंधित था। स्वर्गीय मकबरा एक भूतपूर्व डू भगवान द्वारा बनाया गया एक विशेष स्थान था। ये स्थान मृतक के आराम करने के लिए एक स्थान था जो लोगों को मृत्यु के बाद दूसरे रूप में बने रहने की अनुमति देता था। इसके अलावा इस स्थान में समय बाहरी दुनिया से अलग तरीके से बहता था, कई गुना तेज गति से। इतने समय के अंतर के साथ अंदर प्रशिक्षण से आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम मिलेंगे।
स्वर्गीय मकबरा हर 20 साल में एक बार खुलता है, जिसमें 8 प्राचीन कुलों में से प्रत्येक के पास प्रवेश करने के लिए 2 स्लॉट होते हैं। हालांकि 1000 साल पहले प्राचीन ज़ियाओ कबीले के पूर्ण पतन के बाद से उनके 2 स्लॉट हमेशा गू कबीले द्वारा कब्जा किए गए थे। आजकल गू कबीले इसके आदी हो गए थे, और अगर ज़ियाओ यान वास्तव में एक स्लॉट के लिए आया था तो उसके लिए सफल होना बहुत मुश्किल होगा। भाई गूफी आ रहे हैं। इस समय भीड़ में थोड़ी हलचल हुई, जो जल्दी से अलग होकर एक रास्ता बन गई। भाई गूफी, शोर सुनकर जुनेर ने ऊपर देखा और गूफी को धीरे धीरे चलता हुआ देखा। उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि गूफी भौहें सिकोड़ रहा था। क्या भाई गूफी नाराज है? मुझे इस बार भाई ज़ियाओ यान को खोजने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए था। जुनेर को एहसास हुआ कि वह अभी ज़ियाओ यान से बात कर रही थी, और पिछली घटनाओं को याद करते हुए वह पछतावे की भावना से खुद को रोक नहीं पाई। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसे आज रात ज़ियाओ यान से बात करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। वास्तव में वह नहीं जानती थी कि गूफी ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। अभी गूफी के भौहें सिकोड़ने का कारण ये था कि वह अभी भी हुन कबीले की देरी वाली योजनाओं पर विचार कर रहा था। ये वही है। ज़ियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और बहुत प्रशंसित गूफी को देखा। 2 तेजस्वी सुंदरियों से घिरा हुआ और भीड़ का निरंतर ध्यान आकर्षित करने वाला गूफी निस्संदेह दीप्तिमान था। शिक्षक ने कहा कि केवल यह व्यक्ति, जो कई स्वर्गीय लपटों के साथ जुड़ गया है, उसे पुनर्जीवित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं यह मौका चूक गया तो उसे फिर से देखना आसान नहीं होगा। जियोयान गू क्षेत्र की अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूला था। इस समय उसके दिमाग के पीछे सभी अन्य विचार धकेल दिए गए थे। उसने अपना साहस जुटाया और धीरे धीरे गूफी की ओर चल पड़ा। भाई जियोयान, तुम क्या कर रहे हो? जियोयान को अपना मन बनाते और गूफी की ओर चलते देख जुने ने कहा, वह कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने वाला था। क्या तुम अपनी ताकत को नहीं समझते? तुम खुद को ज्यादा आंकने पर क्यों जोर दे रहे हो? अगले ही पल जुनेर उसके पीछे पीछे आए और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। युवा मास्टर गूफी, कृपया मेरे शिक्षक को बचाओ।